अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, सुहेल खान अफरीदी ने आज जमरूद जिरगे के अंदर इंतहाई अहम और बड़े फैसले किए हैं। उन्होंने लॉन्ग मार्च के हवाले से भी इंतहाई अहम ऐलान किया है। उन्होंने वहां पर आवाम से आज सवाल पूछा कि क्या आप लोगों ने खुद नकल मकानी की है या आप लोगों को मजबूर किया गया। जब सुहेल खान अफरीदी ने यह सवाल पूछा तो आगे से आवाम ने जिस तरीके से जवाब दिया, जैसे आवाम ने आगे से रिस्पॉन्ड किया, वो वीडियो मैं आपके सामने रखता हूं, फिर आपको अंदाजा होगा कि वहां की आवाम किस तरीके से सुहेल खान अफरीदी के पीछे खड़ी है। इमरान खान के हवाले से एक अहम तरीन खबर है कि हो सकता है आने वाले दिनों में हुकूमत इमरान खान के सामने कुछ सूरत हाल रखे। इमरान खान को यह कहा जाए कि आपका अडयाला जेल से निकलकर हॉस्पिटल जाना ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किलात पैदा कर रहा है, तो आप ऐसा करें कि आप बनीगाला शिफ्ट हो जाएं या किसी और जगह पर आ जाएं। हम आपको हाउस अरेस्ट कर देते हैं, नजरबंद कर देते हैं, जेल से आपको बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वहां पर आपके इलाज के हवाले से सहूलियात नहीं है, वहां पर मशीनें नहीं है, वहां पर ओटी का जो इन्वायरमेंट है वो नहीं बन सकता। तो देखते हैं कि इमरान खान इस ऑफर को कबूल करते हैं या नहीं करते। इसके अलावा एक अहम तरीन और बड़ी खबर है ईरान के हवाले से। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका समेत जो ईरान के इर्द गिर्द अरब ममालिक हैं उन सबको खबरदार कर दिया है कि अगर हमारी सालमियत के ऊपर कोई आंच आई, अगर हमारे ऊपर हमला किया गया, तो ना सिर्फ हम अमेरिका को जवाब देंगे बल्कि जो हमारे इर्द गिर्द अरब ममालिक हैं जहां पर अमेरिका ने अपने अड्डे बना रखे हैं, अपनी बेसिस बना रखी हैं, उन सब ममालिक को भी वैसे ही जवाब दिया जाएगा जैसे जवाब अमेरिका को मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर खसूसी तौर पर जो शहर लाहौर है वहां पर आपको पता है कि बसंत मनाई जाएगी। उस हवाले से कुछ लोगों के गिले शिकवे हैं वो आपके सामने रखने हैं। स्पेशली जो एक बिजनेस मॉडल लाया जा रहा है, जिस तरीके से पैसा बनाने का बाकायदा तौर पर एक प्लान बनाया गया, वो आपके सामने रखता हूं। वर्ल्ड कप के हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत एक अहम तरीन और बड़ा फैसला किया, उसके ऊपर भी बात करते हैं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, आज के व्लॉग में सबसे एक अहम तरीन बात, वो आप में से एक भाई हैं जिनका नाम है फरहान। उन्होंने मेरे पिछले व्लॉग के नीचे एक कमेंट किया और उन्होंने गुजारिश की कि अगर आप कमेंट पढ़ते हैं तो खुदा के लिए इस मसले के ऊपर आवाज उठाएं। मसला क्या है, यह कमेंट मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा जी, ये जो एप्स हैं जो कर्जा देती हैं ये बाकायदा तौर पर एक दहशतगर्दी कर रही हैं। उन्होंने लिखा कि लोग जुल्म की चक्की के अंदर पिस रहे हैं, कोई मुतलका अदारा इसके ऊपर बात नहीं सुनता। क्या ये सारे के सारे लोग मिले हुए हैं? उन्होंने कहा कि मोबाइल इस्तेमाल करने वाले बच्चे अनजाने में कर्ज लेकर फंस जाते हैं, और यह बात बिल्कुल ठीक है। मैंने पहले भी कई मरतबा सोशल मीडिया पर ये कमेंट्स पढ़े हैं, लोगों की ये शिकायत पढ़ी है कि ये बाकायदा तौर पर एड्स चलते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर कि जी आप 10,000, 20,000, 50,000 सिर्फ आपने अपना आईडी कार्ड देना, कुछ भी जमा नहीं करवाना, आपको जो है वो कर्जा मिल जाएगा। और वो कर्जा मिलता है आपको सूद के ऊपर। जब वो आप कर्जा ले लेते हैं तो फिर आपने एक्स्ट्रा रिटर्न करना होता है और फिर लोगों को बाकायदा तौर पर फंसाया जाता है। तो एक तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस हवाले से थोड़ी एहतियात किया करें। स्पेशली ये जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको पहले हाउ ना होनी चाहिए कि आप इसका इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं। आप कर्जा ले रहे हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ा करें। हमारे यहां अक्सर ये होता है, किसी भी जगह पर हम चले जाएं ओवर द इंटरनेट, ओवर द डिवाइस, तो जब हम किसी जगह पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, कोई अकाउंट बनाते हैं, तो कोई शायद इक्का दुक्का होगा जो टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ता है, वरना हम टिक करके ओके कर देते हैं। तो टर्म्स एंड कंडीशन को जरूर पढ़ा करें, उसमें सब कुछ लिखा होता है कि ये जो आप कर रहे हैं, ये करने से आपके साथ क्या होगा। तो आप लोगों के कमेंट में पढ़ता हूं, कभी कोई मसला होता है, कोई इस तरह की चीज होती है जो कि पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट हो, तो अपने कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। और दूसरा, उन्होंने ये भाई जिन्होंने कमेंट किया, उन्होंने कहा जी आप लोगों से सबूत मांगे कि किस किस के साथ ऐसा हुआ, लोग सबूतों की लाइनें लगाएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है, अगर ये कर्जे वाली ऐप के हवाले से आपके साथ कोई दो नंबरी हुई है, कोई नाइंसाफी हुई है, तो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताना है। अगले व्लॉग के अंदर मैं मजीद इस हवाले से इंशाल्लाह बात करूंगा। अब जरा आगे आ जाएं जी। सुहेल खान अफरीदी ने आज जो जमरूद के अंदर जिरगा किया है, यह जिरगा इंतहाई इंपॉर्टेंट जिरगा था। इस जिरगे के अंदर सुहेल खान अफरीदी ने जो सबसे अहम बात करनी थी, जो चीज उन्होंने साबित करनी थी, वो ये थी कि हुकूमत झूठ बोल रही है और सुहेल खान अफरीदी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सुहेल खान अफरीदी ने लोगों के सामने आज ये सच करके दिखाया है। एक तो उन्होंने लोगों से सवाल पूछा, उन्होंने कहा जी आप ये बताएं कि क्या आप लोगों को जबरदस्ती यहां से निकलने पर, नकल मकानी करने पर मजबूर किया गया या आप लोग अपनी मर्जी से निकले? तो लोगों ने हाथ उठाकर बताया, ये वीडियो आप देख सकते हैं जिस वक्त सुहेल खान अफरीदी पूछ रहे थे, लोगों ने हाथ उठाकर बताया कि हमें यहां से जबरदस्ती निकाला गया, हम अपनी मर्जी से यहां से नहीं निकले। और लोगों ने बहुत बड़ी तादाद के अंदर सफेद परचम पकड़े हुए थे हाथों के अंदर, जिसका मतलब है कि हमें अमन चाहिए, हम अमन के मुतलाशी हैं, हमारे इलाकों के अंदर अमन होना चाहिए। आज के इस जिरगे के अंदर सुहेल खान अफरीदी की जानिब से 3 अहम तरीन और बड़े फैसले किए गए हैं जो उन्होंने अपने
ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी लगाए। उन्होंने कहा जी खैबर अमन जिरगे के 3 फैसले। सबसे पहले नंबर पे हमें जबरी तौर पर अपने घरों से बेदखल किया गया है, लिहाजा वफाकी हुकूमत और जिसने हमारी कुर्बानियों को मजाक बनाया वो माफी मांगकर अपने अल्फाज वापस लें। ये सुहेल खान अफरीदी पहले भी कह चुके थे कि ये जो आपने प्रेस रिलीज की है, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया, ये आप वापस लें और माफी मांगे, वरना मैं जाऊंगा जमरूद के अंदर वहां पर जिरगा करूंगा और अपने लोगों के सामने हर चीज खोल के रख दूंगा। और आज उन्होंने खोल के रखी है। मजीद आगे आपको बताता हूं। दूसरा फैसला उन्होंने यह किया कि बार बार अपने घरों से बेदखली बंद कमरों के फैसलों का नतीजा है इस दफा हमारा रुख पुरअमन तौर पर इस्लामाबाद की तरफ होगा। हम रियासत पर काबिज लोगों से अमन जैसे जीने का हक मांगेंगे, कि अमन से जीने का हक हम मांगेंगे कि हमें अमन से जीने दो। तो ये उन्होंने एक ऐलान कर दिया कि हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे, यानी कि इस्लामाबाद की जानिब एक लॉन्ग मार्च आएगा कबायली अवाम का। तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि पहले मरहले में खैबर अमन जिरगे के फैसले तमाम कबायली अजला में होंगे, यानी कि वो तमाम कबायली अजला के अंदर जाएंगे, वहां पर जिरगे करेंगे। उसके बाद एक बड़ा ग्रैंड जिरगा होगा और उस बड़े ग्रैंड जिरगे के अंदर यह फैसला किया जाएगा कि आया हमने लॉन्ग मार्च करना है या नहीं करना। और इस वक्त सुहेल खान अफरीदी जो है वो जिस तरीके से लीड कर रहे हैं अपनी आवाम को, जिस तरीके से स्पेशली अपने इलाके की रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और जैसे वो इमरान खान के जरिए के साथ खड़े हैं, अवाम इस वक्त सुहेल खान अफरीदी के पीछे खड़ी है। वो हम कहते हैं ना कि किसी बंदे के पीछे कौम एक टांग के ऊपर खड़ी है, तो सुहेल खान अफरीदी की कौम उसके पीछे एक टांग के ऊपर खड़ी है। सुहेल खान की अफरीदी की जो मकबूलियत है वो इस वक्त आप कह लें कि बिल्कुल अपने पीक के ऊपर है। तो ये 3 अहम तरीन और बड़े फैसले सुहेल खान अफरीदी ने आज के जिरगे के अंदर किए हैं। मजीद उन्होंने कहा कि मुझे अपने सूबे और आवाम के मसाइल पर बातचीत के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानब से कल एक मीटिंग में दावत दी गई है। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह मैं उनके सामने खैबर पख्तूनख्वा और अपनी आवाम के सारे हकूक का मुकदमा वाज़िया और 2 टोक मौक़िफ़ के साथ पेश करूंगा। यह भी कहा कि मेरे लोग कोई कीड़े मकोड़े नहीं है, ये मेरा खैबर पख्तूनख्वा है और खैबर पख्तूनख्वा मेरी जिम्मेदारी है। अगर मेरे लोगों को उनका हक नहीं दिया जाएगा, सूबे को तजर्बागाह समझकर फैसले मुसल्लत किए जाएंगे, तो वाजिया सुन लें, 4 अरब नहीं, जरूरत पड़ी तो 100 अरब रुपए भी अपने कबायलियों पर कुर्बान कर दूंगा। कोई ये ना समझे कि हमारे हक पर डाका डालकर हम खामोश रहेंगे, कि हमारे हक के ऊपर आप डाका डालें और हम खामोश बैठे रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह रकम मुकम्मल तौर पर आवाम के लिए है और इसमें किसी के बाप की भी जुर्रत नहीं कि 1 रुपया भी कोई खा सके। उन्होंने कहा कि मैं इसकी खुली जमानत देता हूं, अगर किसी ने 1 रुपया भी इधर उधर किया तो उसको ऐसी सजा दी जाएगी कि नस्लें याद रखेंगी। इस मामले में किसी किस्म की कोई राहत नहीं होगी। यह बात किया सुहेल खान अफरीदी ने। मजीद उन्होंने कहा कि गयूर कबायलियों, आपको यह जानना चाहिए कि मुझे पहले से इल्म था कि कुछ होने वाला है, इसलिए मैंने बर वक्त खबरदार किया कि ऑपरेशन दरअसल मुझे, मेरी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जबकि बर्फबारी के मौसम में मिलिट्री ऑपरेशन मुमकिन नहीं होता, इन्होंने मेरी बात ना मानी और पहले मेरे खिलाफ यह बयानिया बनाया कि मैं दहशतगर्दों का हामी हूं, फिर मुझे स्मगलरों से जोड़ा गया, मगर जब गयूर पख्तून और पाकिस्तानियों ने बयानियों को मुस्तरद कर दिया तो ऑपरेशन का सहारा लिया गया। नतीजतन अवाम को जबरदस्ती घरों से निकाला गया, लोग शदीद बर्फबारी में पहाड़ों में फंस गए और पूरी दुनिया ने देखा कि 13 की अवाम पर किस तरह जुल्म और जबर ढाया गया। फिर सुहेल खान अफरीदी ने यह भी कहा कि फौजी ऑपरेशन की तैयारी के लिए हमारे घरों पर ड्रोन हमले शुरू हुए, हमारे घरों पर जेट तैयारों से बमबारियां शुरू हुई। एक ड्रोन हमले में मेरी कौम के 21 लोग शहीद हुए। जो मीडिया या अस्करी जिरगे को लाइव दिखाता है वही मीडिया, यानी कि जो मीडिया अस्करी जिरगे को लाइव दिखाता है वही मीडिया हमारे मासूम लोगों को दहशतगर्द बनाकर पेश करता। तो यह आज सुहेल खान अफरीदी ने बड़ी खुलकर इंतहाई सख्त बातें की हैं। उन्होंने यह सवाल भी पूछा कि दहशतगर्द मेरे घर तक पहुंचे कैसे, कि लोगों के घरों तक दहशतगर्द पहुंच कैसे जाते हैं। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस का काम बॉर्डर की हिफाजत करना है, मेरे घर तक आने में 50 चेक पोस्टें आती हैं और दहशतगर्द बॉर्डर क्रॉस करके और 50 चेक पोस्ट क्रॉस करके कैसे आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये वो सब कैसे कर लेते हैं, इनको रोकते क्यों नहीं। जब वो हमारे घर पहुंच जाते हैं और आकर दरवाजा खटखटाते हैं और बंदूक की नोक पे कहते हैं कि हमें कुछ खाना खिलाओ, जब हम इधर डर से खाना खिलाते हैं तो अगले दिन एजेंसियां पहुंच जाती हैं, वो कहती हैं कि तुम्हारे घर दहशतगर्द है। वो कहते हैं इधर से भी मार पड़ती है और इधर से भी मार पड़ती है, हम जाएं तो जाएं कहां। आखिर में उन्होंने कहा कि कबायलियों से वादा किया गया था कि तबाह घरों के बदले में 4 लाख रुपए मिलेंगे। उन्होंने कहा कि मगर वफाक ने पैसे नहीं दिए। हुक्मरान अपनी बीवियों और बेटियों पर लाखों लुटाते हैं और केपीके का पख्तून अपनी सारी जिंदगी की कमाई घर पर लगा देता है और उसे सिर्फ 4 लाख शर्म आनी चाहिए। ये उन्होंने बातें की। मजीद कहा कि खुद आप 5,300 अरब रुपए की करप्शन करते हैं और मुझे कहते हैं कि मैंने अपने लोगों के लिए 4 अरब रुपए क्यों मंजूर किए। उन्होंने कहा कि ये मेरे लोग हैं, ये मेरा पख्तूनख्वा है, मेरे पख्तून है, 4 अरब नहीं, मुझे 100 अरब भी देना पड़ा तो मैं दूंगा। और मजीद उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में मैं टेलीथोन करूंगा, हमें पैसों की जरूरत होगी, मैं पाकिस्तानी कौम से और ओवरसीज पाकिस्तानियों से गुजारिश करूंगा कि वो आगे बढ़े और अपने भाइयों की मदद करें। अच्छा, आज एक और जिरगा भी हुआ, जो बाड़ा का सियासी इत्तेहाद था, वो जिरगा भी हुआ। लोग वहां पर बहुत कम थे। सुहेल खान अफरीदी का जिरगा बहुत बड़ा था, लेकिन वो जो छोटा जिरगा था उसको मीडिया के ऊपर कवरेज मिली है। सुहेल खान अफरीदी के जिरगे को मीडिया के ऊपर कवरेज नहीं मिली। लेकिन मसला यह है कि आजकल मीडिया देखता कौन है भाई,
آج کل میڈیا کے کلپس بھی اگر وائرل ہوتے ہیں جن کو دیکھا جاتا ہے تو وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر دیکھے جاتے ہیں, اور بیانیہ بھی سارے کا سارا سوشل میڈیا کے اوپر ہی بنتا ہے. عوام ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے. یہ بڑی انپورٹنٹ بات ہے. طارق متین صاحب نے اس حوالے سے بات کی. انہوں نے کہا جی ترجیحات صاف نظر آ رہی ہیں. باڑا سیاسی اتحاد جرگہ چھوٹا سا تھا, کروایا گیا تھا اور پی ٹی آئی کا مخالف تھا, اس کو کوریج ملی. لیکن جو دوسرا جرگہ تھا وہ بہت بڑا تھا, جو سہیل خان افریدی کا تھا, بغیر کسی اشیرواد کے تھا, مگر اسے کوریج زیرو ملی, اس کو کوریج نہیں دی گئی. آگے آ جائیں جی. منیر فاروق صاحب نے ایک بات کیا کہا تھا. منیر فاروق کی بات میں اکثر اس لیے آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں کہ یہ ان کی بات جو ہے نا سم ٹائم ادھر سے سن کر ادھر بتاتے ہیں, مطلب کہ پیغام رسانی کرتے ہیں, تو ان کی بات میں کچھ نہ کچھ چیزیں, کچھ نہ کچھ لفظ جو ہے وہ چھپے ہوتے ہیں جن کو ڈی کوڈ کیا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ صحت کو بنیاد بنا کر اگر عمران خان کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا تو انتہائی اہم امکان ہے کہ انہیں ہسپتال یا بنی گالہ منتقل کر دیا جائے, صحت کو بیس بنا کر. اس طرح کی آفر عمران خان کو پہلے بھی کی جا چکی ہے کہ آپ بنی گالہ چلے جائیں, آپ لاہور زمان پارک چلے جائیں, اس طرح کے معاملات کریں, لیکن عمران خان نے اس آفر کو نہیں مانا تھا. لیکن یہ جو آنکھ والا معاملہ ہے یہ بڑا سیریس معاملہ ہے, تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے, کیونکہ یہ جو ایک انجیکشن ایک پروسیجر عمران خان کا ہوا ہے, یہ مزید 2 پروسیجر ہونے, اور اسی طریقے سے عمران خان کو لایا جائے گا, ہاسپٹل میں لایا جائے گا اور وہاں پر عمران خان کا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا. آگے آ جائیں جی. حبیب اکرم نے اس حوالے سے ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا جی عمران خان اتنا سب کچھ برداشت کر گئے ہیں کہ انہوں نے اپنا نظریہ پاکستان کے گلی کوچے کے اندر پہنچا دیا ہے, ہر گھر تک عمران خان کا نظریہ پہنچ چکا ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جو کیا ہے کوئی اس کا سوچ بھی نہیں سکتا, اور یہی تبدیلی کا باعث بنے گا. مزید کہا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ عام سیاستدان جیسے تیسے حکومت چاہتا ہے, لیکن جو تاریخی سیاستدان ہوتا ہے وہ طاقت کے ڈھانچے کے اندر تبدیلی چاہتا ہے. جو عام سیاستدان ہوتا ہے اس کا مدعا ہوتا ہے سڑک, بجلی, پانی, اس کے اوپر زور دے کر وہ الیکشن جیتتا ہے, جبکہ جو تاریخی سیاستدان ہوتا ہے وہ قوم کی ذہن سازی کرتا ہے اور نسل سنوارنے کی بات کرتا ہے, وہ قوم کے اندر شعور لانے کی بات کرتا ہے. آگے آ جائیں جی. جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ لاہور کے اندر بسنت کی تیاریاں ہیں. میرے کچھ دوست ہیں جو پنجاب کے اندر ہی رہتے ہیں, انہوں نے مجھ سے پوچھا جی ہم بھی بسنت منائیں گے. میں نے کہا یار بسنت تو صرف لاہور میں ہو رہی ہے, پورے پنجاب کے اندر تو نہیں ہو رہی. تو آپ یقین کریں کہ لوگ باقاعدہ طور پر گلا کر رہے ہیں کہ یار مطلب پنجاب کیا صرف لاہور ہی ہے, لاہور کو چمکانا, صرف پورے پنجاب کا بجٹ جو ہے وہ دوسرے معاملات میں بھی صرف لاہور کے اندر ہی لگانا ہے, چاہے وہ انڈر پاس ہوں, چاہے وہ فلائی اوورز ہوں, چاہے وہ میٹرو بس ہو, چاہے وہ دوسرے معاملات ہوں, سڑکیں ہوں. باقی جو پنجاب ہے ادھر کی عوام نہیں ہے, ادھر کے معاملات نہیں ہیں. اس حوالے سے اطہر کاظمی نے بھی ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ بسنت صرف لاہور میں کرا رہے ہیں, کیا باقی پنجاب سوتیلا ہے؟ کیا یہ خوشی صرف لاہور کے لوگوں کو دینی ہے؟ انہوں نے کہا کہ پیسہ جو لگتا ہے وہ بھی لاہور پہ, اور جو خوشیاں بانٹنی ہیں وہ بھی لاہور پہ. ایسا کیوں؟ تو یہ اس کے اوپر اب ذرا سوچنا چاہیے, حکومت کو بتانا چاہیے کہ آخر وہ صرف کیوں لاہور کے اندر ہی کیوں ایسا کر رہے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ لاہور, راولپنڈی, سیالکوٹ, گجرانوالہ, گجرات, جو بڑے بڑے 10 شہر ہیں پنجاب کے, آپ ان کے اندر یہ سارا معاملات کر لیتے, لیکن صرف لاہور کو اس حوالے سے چنا گیا. اور آپ حیران ہوں گے کہ لوگ جو ہیں وہ ڈور خرید رہے ہیں, اور جو پتنگ لوگوں نے اڑانی ہے, گڈا اڑانا ہے, پری اڑانی ہے, شرلا اڑانا ہے, جو بھی لوگ وہ خرید رہے ہیں. اور اس وقت مارکیٹ میں بلیک کے اندر چیزیں بک رہی ہیں, بہت مہنگی بک رہی ہیں. اور پاکستان کے دوسرے حصوں میں کراچی کے اندر یا پشاور کے اندر پرانا مال گوداموں کے اندر پڑا ہوا ہے, تو لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں سے بھی کسی طریقے سے مال خریدا جائے. لیکن پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے کہ بھائی وہ بار کوڈ لگا رہی ہے, جو گڈا اڑے گا یا جو پنا ہوگا اس کے اوپر بار کوڈ لگے گا, اور وہ بار کوڈ سکین ہوگا. اگر وہ سکین نہ ہوا, اگر آپ نے خود سے کہیں سے خریدا, تو پھر کاروائی ہو سکتی ہے. دیکھتے ہیں کہ آگے اس حوالے سے کیا ہوتا ہے. آگے آ جائیں جی. ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں انہوں نے انتہائی اہم اور بڑا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ امریکیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر انہوں نے جنگ شروع کی تو اس بار یہ جنگ علاقائی جنگ ہوگی. یعنی کہ اس بار یہ جنگ 2 یا 3 فریقوں کے درمیان نہیں ہوگی. اس میں صرف ایران, اسرائیل اور امریکہ نہیں ہوگا, اس میں سعودی عرب بھی رگڑا جائے گا, اس میں قطر اور کویت بھی رگڑے جا سکتے ہیں, اس میں دوسرے ادھر والے ممالک بھی رگڑے جا سکتے ہیں. یعنی کہ جہاں جہاں پر امریکہ کے اڈے ہیں وہاں پر پھر ایران کی جانب سے باقاعدہ طور پر جواب دیا جائے گا. ناظرین کرام, پاکستان نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے T20 ورلڈ کپ کے حوالے سے. T20 ورلڈ کپ شروع ہونے والا ہے, اور پاکستان کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ T20 ورلڈ کپ تو ہم کھیلیں گے, اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں گے, لیکن جو 15 فروری 2026 کو بھارت کے خلاف میچ ہے اس میں پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ میدان کے اندر نہیں اترے گی. یہ پاکستان کی طرف سے فیصلہ کیا گیا. آج پاکستان نے آسٹریلیا کو جو تیسرا T20 ہے وہ بھی ہرا دیا ہے. اگر ہم پچھلا ریکارڈ دیکھیں تو پاکستان نے 3 دفعہ T20 میں اور 3 دفعہ ٹیسٹ سیریز میں آسٹریلیا کو وائٹ واش کیا ہے. ایک تو اب کیا ہے 2026 میں 3-0 سے, 2018 میں T20 میں بھی 3-0 سے کیا تھا یو اے میں, 2014 میں ٹیسٹ کے اندر کیا تھا 2-0 سے یو اے کے اندر, T20 2010 میں 2-0 سے انگلینڈ کے اندر کیا تھا, نیوٹرل وینیو تھا یہ بھی, اور ٹیسٹ میں 1982 کے اندر 3-0 سے پاکستان نے ہرایا تھا, اور ٹیسٹ میں ہی
ایک اور پچھلے سالوں کے اندر میچ ہوا تھا، اس میں پاکستان نے 1-0 سے آسٹریلیا کو ہرایا تھا. تو یہ یقیناً پاکستانی قوم کی پاکستان کرکٹ ٹیم کی ایک بڑی کامیابی ہے، اور ہماری بیسٹ وشز ہیں اس ٹیم کے لیے کہ یہ ٹیم اسی طریقے سے اچھے طریقے سے ورلڈ کپ کے اندر بھی پارٹیسپیٹ کرے، وہاں پر بھی اب یہ ٹرافی جیتے اور پاکستان لے کر آئیں. ابھی تک اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام پائندہ باد.